कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 है, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 2 है बहुपद। और आज हम इस अध्याय में कोई प्रश्नावली नहीं पढ़ेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। आज हम इस अध्याय का एक मोटा-मोटा परिचय लेंगे, जिसके लिए मैंने इन बिंदुओं को यहाँ लिख कर रखा है कि आज इन बिंदुओं का हमें परिचय देना है, ये क्या है और आगे चलकर प्रश्नावलियों में हमें कैसे सवाल करने को मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले परिचय लेंगे बहुपद का। बहुपद क्या होता है? तो देखिए बहुपद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बहु और पद। कैसे होते हैं ये? दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु धन पद। अब यहाँ पर बहु का मतलब आप लोग जो सोच रहे होंगे ये सास बहू वाले सीरियल की बहु नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस बहु का जो प्रयोग किया जाता है वो संख्याओं की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैसे? देखिए यहाँ बहु का मतलब होता है अनेक। क्या होता है बहु का मतलब? यहाँ बहु का मतलब अनेक होता है। यहाँ पर जब हम किसी भी संख्या को पढ़ते हैं कि एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो उन्हें हम ऐसी संख्याओं में ना लिखकर उन्हें हम कह सकते हैं कि अनेक संख्याएं हैं या फिर बहुत सी संख्याएं हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर बहु शब्द का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम पद की, कि पद क्या होते हैं। तो आप लोगों ने चर और अचर का नाम तो सुना ही होगा, 10वीं क्लास में आ चुके हैं, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से एक बड़ी क्लास है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों ने चर और अचर का नाम सुना होगा। तो ये पद जो है ये हमारा अचर और चर से मिलकर बनता है। कैसे बनता है? जो पद है वो एक चर संख्या और एक अचर संख्या से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर अचर क्या होते हैं? तो एक से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो अचर में आती हैं, और ए बी सी डी के जो अल्फाबेट होते हैं वो चर में आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ हमने लिया अचर के लिए एक संख्या 2 ली और चर के लिए हमने एक संख्या x ली। अब ये जो चर और अचर को मिलकर एक हमारी संख्या बनी है 2x, इसी पूरी संख्या को हम क्या कहते हैं? पद। इस पूरी संख्या को हम पद कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुपद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे बिंदु पर कि बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर लिखना है। मतलब जो बहुपद के जितने प्रकार होते हैं उन्हें पदों की संख्या के आधार पर लिखना है। अब ये तो परिभाषा से समझ में आ रहा है कि पदों की संख्या के आधार, मतलब जितने पद होंगे उतने बहुपद की संख्या होगी। जैसे हम इसे समझाने के लिए एक सारणी बनाएंगे। ये है हमारी एक सारणी। यहाँ एक हमने डिब्बे में लिख दिया है क्या? एक पद। ये है हमारा एक पदी, द्विपदी। ये जैसी पुस्तक में सारणी बनी है मैं वैसे ही सारणी समझा रहा हूँ। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब जिस बहुपद में एक पद होगा उसे हम कहेंगे एक पदी, जिसमें दो पद होंगे उसे द्विपदी, और जिसमें तीन पद होंगे उसे त्रिपदी। जैसे यहाँ मान लीजिए एक पद है 2x, ये कैसा हो गया? हमारा एक पदी। अब मान लीजिए यहाँ दो है x स्क्वायर प्लस 3, इसमें कितने पद हो गए? दो पद हो गए, ये हो गया हमारा द्विपदी। और ऐसे ही त्रिपदी के लिए हम तीन पद लेंगे। यहाँ मान लीजिए 3x प्लस 2y प्लस 2, यहाँ कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। तो ये आ जाएगा हमारा त्रिपदी में, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ ज्यादा पद होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए एक पद के लिए हमने एक पदी कहा, दो पद के लिए हमने द्विपदी कहा, तीन पद के लिए हमने त्रिपदी कहा। तो देखिए जैसे चार पद होंगे, पांच पद होंगे, छह पद होंगे, तो उन्हें हम चतुर्पदी, पंचपदी ये कह सकते हैं। लेकिन पुस्तक में इन तीन से ज्यादा पदों के लिए एक शब्द का उपयोग किया गया है, वो शब्द है बहुपद, ठीक है। अब अगर यहाँ तीन से ज्यादा पद होंगे तो उन पदों को हम कहेंगे बहुपद, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुपद की घात, यानी बहुपद पर कितनी पावर होती है। बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है? तो बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद की घात होती है जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, उसे बहुपद की घात कहा जाता है, ठीक है।
अब चर क्या है वो हमने अभी आप लोगों को बताया है। चर होते हैं अल्फाबेट ABCD के, जो XYZ या फिर ABC, इन पर जो घात होती है उसे बहुपद की घात नहीं कहते। इन पर जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम समझाएंगे, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे चर की सबसे बड़ी घात को। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब इसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। यहाँ हम लेंगे एक एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है x5 प्लस 2x3 प्लस 3x5 प्लस 4x6 प्लस 7 इज इक्वल 0। अब हमने ये लिया है एक उदाहरण। ठीक है, यहाँ उदाहरण में क्या लिखा है, x पर 5 की घात धन 2 पर 2x पर 3 की घात धन 3x पर 5 की घात धन 4x पर 6 की घात धन 7 बराबर 0। अब यहाँ हमारे चर हो जाएंगे ये x, जितने भी यहाँ x लिखे हैं ये हमारे चर में आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारी परिभाषा क्या कहती है कि चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ चर पर सबसे बड़ी घात कौन सी है। यहाँ x पर 5 की घात है, यहाँ x पर 3 की घात है, यहाँ फिर से x पर 5 की घात है और यहाँ x पर 6 की घात है। तो हमारे चर की जो सबसे बड़ी घात है वो घात है x पर 6 की घात। ठीक है, तो हमारी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे हमें बहुपद की घात निकालनी है। अब क्वेश्चन आएगा पेपरों में कि बहुपद की घात ज्ञात कीजिए, और वहां पर एक बहुपद लिखा होगा, एक उदाहरण एग्जाम्पल लिखा होगा, तो उसमें चर की जो सबसे बड़ी घात होगी उसे हमें बहुपद की घात कहना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया है। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु पर, जो है बहुपद के, चौथे बिंदु पर सॉरी, जो है बहुपद के शून्यक। ठीक है, अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक के लिए भी एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है। वो क्या है, बहुपद के शून्यक, इसके इसे बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए एक परिभाषा दी गई है। वो है कि चर का वह मान चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का शून्यक माना जाता है। तो कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये हमारी परिभाषा है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब चर का कैसा मान, तो उसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है 2x पर 2 की घात धन 3 बराबर 0। अब ये हमारा एक बहुपद है और यहाँ पर क्या है, चर x है। x क्या है, एक चर है। और हमारी परिभाषा क्या है कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब यहाँ पर हमें x जो चर है, इस चर की जगह पर एक ऐसा मान रखना है जो कि इस शून्य के बराबर आ जाए, इस पूरे पद को इस शून्य के बराबर कर दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद के शून्यक, बहुपद का शून्यक कहलाता है। इससे हमें बहुपद का शून्यक जो है पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए आए तो उस जगह पर जो चर लिखा हो, उस चर पर एक ऐसी संख्या रखनी है जो कि उस पूरे पद को एक शून्य के बराबर कर दे, तब हमारा बहुपद का शून्यक आ जाएगा। अब हमारा तीसरा बिंदु है बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। पांचवा बिंदु है बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। तो ये पांचवा जो बिंदु है, ये
दूसरे बिंदु से बिलोंग करता है। दूसरे बिंदु पर हमें क्या करना था कि बहुपद के प्रकार पद की संख्या के आधार पर निकालने थे। अब यहाँ पर बहुपद के प्रकार घात की संख्या के आधार पर होंगे, तो पूरा प्रोसेस होगा वही जो दूसरे बिंदु में हुआ था। कैसे? सबसे पहले हम यहाँ एक सारणी बनाएंगे। ये बनाई हमने एक सारणी, इसमें ये 3 खांचे हैं। एक खांचे में हम क्या लिखेंगे? रैखिक पद। ठीक है, एक खांचे में हम लिखेंगे रैखिक पद, दूसरे में लिखेंगे द्विपदी पद, द्विपदी पद, और तीसरे में लिखेंगे त्रिपदी पद। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है कि बहुपद के प्रकार घात के आधार पर ज्ञात करने हैं। तो जितनी बड़ी घात होगी उस हिसाब से ये सारणी में लिखे जाएंगे। जैसे अगर किसी बहुपद पर एक घात होगी तो उसे हम रैखिक पद में लिखेंगे, 2 घात होंगी तो द्विपदी घात में लिखेंगे, और 3 घात होंगी तो हम त्रिपदी पद में उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ 2x है, अब जिस पद पर कोई भी घात नहीं होती है तो वहां हम क्या मान लेते हैं? हमेशा एक घात होती है। तो यहाँ पर 2x पर एक की घात होगी तो इसे हम क्या लिखेंगे? रैखिक पद, यानी यहाँ पर एक की घात है। अब द्विपदी के लिए हमारा बहुपद होगा 2x² प्लस 7 इज इक्वल, या फिर 0 ना लिखे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा द्विपदी के लिए क्या पद होगा? 2x², मतलब 2x पर 2 की घात धन 7। यहाँ पर कितने की घात है? x पर 2 की घात है, तो ये कहाँ आएगा? द्विपदी पद में। अब इसके लिए अब त्रिपदी है, तो त्रिपदी के लिए हम लिखेंगे 3x पर 3 की घात धन 2x धन 7। ठीक है, ऐसे कोई भी बहुपद लिख देंगे, लेकिन उसमें होनी चाहिए घात 3। जब उस पर 3 घात हुई तो वो आ जाएगा त्रिपदी पद के लिए। तो ऐसे हम बनाते हैं बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। ठीक है, बहुपदों को घात के बराबर लिखना है। जिस पर 1 की घात तो रैखिक पद, 2 की घात तो द्विपदी पद, और 3 की घात तो त्रिपदी पद। तो ये हो गया हमारा 5वां बिंदु। समझ में आया ना? तो अब हम 6वां बिंदु लिखेंगे। क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हमने क्या पढ़े थे? बहुपद के शून्यक। अब उन शून्यकों को हमें कहाँ पढ़ना है? ज्यामितीय अर्थ पर। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्यामितीय अर्थ ज्ञात करने के लिए हमें एक ज्यामितीय आकृति बनानी होगी, और शायद आप लोगों ने ज्यामितीय आकृति पढ़ी होगी। कैसे बनानी है ज्यामितीय आकृति? एक रेखा ऐसी खींचेंगे और एक रेखा हम ऐसी खींचेंगे। एक रेखा को हम y मान लेंगे और दूसरी रेखा को x नाम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ बीच में जो केंद्र होता है उसे हम 0 या फिर O मान लेते हैं। अब इन रेखाओं पर हमें एक लाइन खींचनी है, और इन रेखाओं पर क्या करेंगे? हम एक लाइन खींचेंगे, और वो लाइन जितनी बार जिस रेखा को काटेगी या जिस रेखा को प्रतिच्छेद करेगी उस रेखा पर उतने शून्य माने जाएंगे। कैसे? मान लीजिए मैंने एक ये रेखा या फिर एक लाइन ऐसी खींची। अब ये एक बार x को काटेगी, दूसरी बार में y को, और फिर यहाँ से x पर फिर चली जाएगी। तो इसने x पर कितनी बार काटा? x पर एक बार, फिर यहाँ से y को काटा, फिर x पर फिर बार दूसरी बार। तो यहाँ हम लिखेंगे इस रेखा ने, इस लाइन ने x को कहा कितनी बार काटा? 2 बार। y को कितनी बार काटा? y को उसने काटा एक बार। ठीक है, तो x पर कितने शून्य प्राप्त होंगे? हमें x पर हमें होंगे 2 शून्य प्राप्त, और y पर हमें होंगे 1 शून्य प्राप्त। तो जितनी बार ये लाइन जिस रेखा को काटेगी उस रेखा पर हमें उतने शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति में हम इस प्रकार से उसे दर्शा देते हैं। बहुत ही सरल है। और ये अब आता है हमारा लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। क्या है? शून्यकों और चर में संबंध। तो अभी तक हमने शून्यक भी पढ़े हैं और चर भी पढ़े हैं। ठीक है, अब इन दोनों में हमें एक संबंध ज्ञात करना है, और इस संबंध के लिए जो है पुस्तक में 2 सूत्र दिए गए हैं। उन सूत्रों के माध्यम से हम इसके शून्यक और चर में संबंध ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों और चर में संबंध, इसके लिए हम क्या लेंगे? एक द्विघाती समीकरण भी देंगे। द्विघाती समीकरण क्या है? ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ ए एक्स बी एक्स और सी क्या है। तो यहाँ पर ये जो हमारे ए बी सी है, ये है हमारे क्या, अचर। ए बी और सी ये हमारे अचर होंगे, और चर के लिए यहाँ लेंगे एक्स एक्स और एक्स। ये जितने एक्स लिखे हैं ये हमारे क्या होंगे, चर। तो अचर होंगे एबीसी, एबीसी अचर है और चर है हमारे ये एक्स। ठीक है। अब जो सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं वो सूत्र कौन से हैं, तो वो सूत्र है शून्यकों का सबसे पहले योगफल। योग के लिए जो है सूत्र है शून्य का योग। योग के लिए जो सबसे पहला सूत्र है वो है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटी सी। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र हमें दिया है शून्यकों का गुणनफल के लिए। तो शून्य का गुणनफल, गुणनफल के लिए कुछ नहीं, यहाँ हमने अल्फा और बीटा को जोड़ा है, यहाँ पर हम अल्फा बीटा का गुणा कर देंगे। कैसे, अल्फा बीच में बिंदु मतलब डॉट है, ये डॉट को हम गुणा भी कहते हैं, और यहाँ पर गुणा नहीं लगना है तो फिर इन दोनों को साथ में लिख देंगे, अल्फा और बीटा। यहाँ पर बराबर में आएगा सी बटे। अब इस सूत्र को हम एक छोटे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, इसके बाद जब हम उदाहरण से समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा का चिन्ह हो गया, ये बीटा का चिन्ह हो गया। जब हम शून्यकों का योग करेंगे तो माइनस बी बटे सी के बराबर शून्य योग आएगा। और जब गुणनफल करेंगे, अल्फा बीटा का जब गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसका जो योग, जो गुणनफल है वो आएगा सी बटे ए के बराबर। तो चलिए यहाँ हम इसे लिखेंगे, इसको मिटा देंगे, अब उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारा होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। और बाद में इसकी तुलना हमें किससे करनी है, जो हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर b क्या है, b 7 है, x x ही है, c यहाँ पर 10 है, और x स्क्वायर है, एक ही जगह पर होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हमें 7x को तोड़ना होगा, या 7x को ऐसी संख्याओं में बांटना होगा कि जब हम उन संख्याओं का जोड़ करें या फिर उन संख्याओं को जोड़ें तो 7 आए, और जब उन संख्याओं का हम गुणा करें तो 10 आए। तो ऐसी संख्या जो मेरे ध्यान में आ रही है वो है 2 और 5। जब 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और जब 2 और 5 का हम गुणा करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है। चलिए तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन 2x धन 5x धन 10 बराबर 0। ठीक है। तो हमने 2 और 5 की संख्याओं में 7 को तोड़ दिया, हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर धन 2x धन 5x धन 10 बराबर 0। अब यहाँ हम x को जो है उभयनिष्ठ लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पर x पर 2 की घात है, मतलब x 2 बार है, तो x को हम यहाँ लिखेंगे 1 बार, कोष्टक x को हमने 1 बार लिख लिया। अब एक x और बचा, तो एक x को हम यहाँ लिखेंगे x। ठीक है। अब धन का चिन्ह, अब चूंकि 2x में से हमने एक x को बाहर ले लिया है तो ये x भी बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये 2। ठीक है। क्या हो गया, x कोष्टक में x धन 2। अब बीच में धन का चिन्ह है, धन। अब यहाँ पर हम 5 को उभयनिष्ठ ले लेंगे, यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ लिए। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा, धन 10 में से जब 5 को हम उभयनिष्ठ लेंगे तो 5 की दुनिया में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, 5 दूनी 10। जब हम इन्हें गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो ये क्यों खत्म हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब इस समीकरण को अगर हमें फिर से पहले जैसा बनाना है तो इस x का इस 5 का इन कोष्ठकों में हम गुणा कर देंगे। कैसे, x का x में एक्स स्क्वायर, x का 2 में 2x, फिर धन 5 का x में 5x, 5 का 2 में 10। ठीक है। अगर इसे फिर से पहले जैसा बनाना होगा तो हम इन x और 5 का जो हमने उभयनिष्ठ लिए हैं इनका हम इन कोष्ठकों में गुणा कर देंगे। ठीक है। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं।
ये x+2 और ये x+2, ये दो कोष्टक एक समान है और दो बार आ गए हैं, तो इन हम कोष्टकों को एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x+2। ठीक है। अब एक कोष्टक और बनाएंगे उनसे जो जिन्हें हमने उभयनिष्ठ लिया है, जैसे x धन 5, तो एक कोष्टक हम इनसे बनाएंगे x धन 5 बराबर में 0। ठीक है। अब इन संख्याओं को जो है हम 0 से इनकी तुलना कर देंगे। कैसे करेंगे कि x+2, या फिर सबसे पहले करेंगे 5 की x+5 बराबर 0। ठीक है। अब जब 5 को हम बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 5 यहाँ धन का है, जब बराबर के इस साइड जाएगा तो 5 हो जाएगा ऋण का। तो ये आ गया हमारा x बराबर -5। ऐसे ही हम x+2 का करेंगे तो x हमारा हो जाएगा x बराबर -2। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे x के मान यहाँ आ चुके हैं। अब हम इन मानों को जो है अल्फा प्लस बीटा से तुलना करेंगे। तो जब शून्यकों का योग करते हैं तो कौन सा सूत्र आता है हमारा? जब शून्यकों का योग करते हैं तो सूत्र आता है अल्फा प्लस बीटा और बराबर में आता है -b/a। ठीक है, ये सूत्र आता है ना। तो यहाँ पर हम अल्फा मान लेंगे, जो पहले हमने किया था -5 को, और बीटा मान लेंगे -2 को। ठीक है, -5 अल्फा के आ गया और धन बीटा के लिए -2 बराबर। अब यहाँ क्या है? -p है, या हमने बताया था आपको हम तुलना करेंगे इस समीकरण की इस समीकरण से। तो यहाँ पर b दूसरे नंबर पर है और यहाँ 7 दूसरे नंबर पर है, तो b की जगह पर हम लिखेंगे 7, और क्योंकि यहाँ 7 b माइनस में है तो 7 भी हमारा माइनस में आ जाएगा, -7। अब यहाँ पर एक ही जगह पर कुछ नहीं है तो एक ही जगह पर हम मान लेंगे 1, और जब भी किसी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं होती है तब उस संख्या के बटे में कौन सी संख्या मान लेते हैं हम? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब जब माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का आता है, लेकिन प्रतिक्रिया धन की होती है, धन के चिन्ह की होती है। तो इन्हें माइनस माइनस को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, लेकिन चूंकि ये माइनस की संख्या थी तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब -7 बराबर, अब हम इसे को हटा भी सकते हैं, अगर हमने इसे यहाँ तक पहुंचाया है तो इसे हम ही हटा सकते हैं। तो -7 बराबर -7। ये देखिए हमारा ये एक शून्य सिद्ध हो गया, -7 बराबर -7 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद ऐसे हम इसका जब गुणनफल करेंगे तो गुणनफल के लिए क्या लेते हैं? अल्फा इंटू बीटा लेते हैं बराबर c/a आता है इसका गुणनफल। तब हम इसे यहाँ कर देंगे, जब इनका गुणनफल करेंगे तो क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह पर हमने क्या लिया था? -5। बीटा की जगह पर क्या लिया था? इसे हम कोष्टक में रखें, जब गुणा में किसी माइनस की संख्या को हम गुणा करते हैं तो उसे हम कोष्टक में कर लेते हैं। यहाँ c, अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो c तीसरे नंबर पर है और इस समीकरण में तीसरे नंबर पर हमारा 10 है। तब c की जगह हम लिखेंगे 10 और a की जगह हमें 1 लिखना ही है। अब जब इनका गुणा करेंगे, देखिए धन जब हम इन्हें जोड़ते हैं तब माइनस का चिन्ह आता है, लेकिन जब माइनस माइनस की संख्या को गुणा करते हैं तब प्लस का ही चिन्ह आएगा। तो 5 दूनी 10, ये 10 बराबर, यहाँ भी 10 थे, ये 10, ये देखिए ये संख्या भी बराबर आ गई ना। तो जैसे हमारा जो है शून्य को हम शून्य और चर में संबंध ज्ञात करते हैं। ठीक है।